मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ खास मुलाकात देखी और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। खास मुलाकात में आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बात हम शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर से। हालिया जो वहां पर चुनाव हुए हैं अर्बन लोकल बॉडी के, उसमें वोटर टर्नआउट श्रीनगर में बहुत कम रहा। आप मानते हैं चुनाव कामयाब रहे और आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसे क्या उम्मीद करते हैं? बेहद कामयाब, बेहद कामयाब। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो वोट टर्नआउट 50-60%। कश्मीर में भी कुछ ऐसे इलाके हैं, बारामूला, उड़ी 70%, 80%। महज श्रीनगर का कुछ हिस्सा शहर का जहां पर वोट फीसदी कम रही। लेकिन हम ये ना भूलें कि जो पिछली सरकारें हमारे ऊपर ये तोहमत लगा रहे हैं जो आज लोग, उनकी सरकारों में भी ऐसा ही रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला साहब 6% से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, वो उनको गवारा है जी। लेकिन कुल मिलाकर के पूरी रियासत में अगर 60% वोटर टर्नआउट होता है, महज श्रीनगर शहर और उसके गिरदोनवाह में कहीं कहीं 3-4%, वो उनको गवारा नहीं। अगर इसी पैरामीटर पर चलना है तो मुझे लगता है कि इंसाफ का और असूल का ये तकाजा है कि सबसे पहले वो अपनी एमपी की सीट छोड़ डालें और दोबारा लड़ें, इसी असूल पर कायम रहते हुए कि साहब 6% से मुझे एमपी बनने रहने का कोई हक नहीं। वो बात उन पे तो लागू नहीं होती, लेकिन पंचों पे लागू होती है। जो अर्बन लोकल बॉडी के चेयरमैन हैं या कॉरपोरेटर हैं उन पर लागू होती है। वो पार्टी जो अपने लिए ऑटोनॉमी का मुतालबा करती है उसको ये गवारा नहीं कि पंच सरपंच को ऑटोनॉमी मिले। तो ये ऑटोनॉमी भला किस नाम की है? ये कुंबे के लिए है, खानदान के लिए है, या आम आवाम के लिए? तो मुझे लगता है इस चुनाव में बहुत अच्छी कामयाबी का एक ये भी पहलू है कि वो पार्टियां जो दोहरेपन की सियासत कर रही थी वो भी जाने अनजाने में बेनकाब हो गई। सर बात करें कश्मीर के हालात की, तो हाल ही में स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स फिर एक बार सामने आए हैं। यहां तक एक जवान शहीद भी हुए हैं अपनी ड्यूटी के दौरान। तो अब हाल इसी बीच में आर्मी चीफ ने एक बयान भी दिया है कि स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या मत है? बहुत बढ़िया बात कही आपने, और मैं समझता हूं कि मीडिया वालों के लिए मौका है ये सवाल करने का। ये वो लोग कहाँ हैं? जैसे वो एक शेर है कि जब इजहारे तमन्ना पर कटती थी ज़बानें, उस वक्त कहाँ थे ये अंदाजे ब्याह वाले? वो जो अंदाजे ब्याह में कहीं ट्विटर, कहीं फेसबुक पर कोई फौजी बेचारा अपनी हिफाजत के लिए बंदूक तक उठा लेता है तो उसके ऊपर आसमान गिरा देते हैं, आज वो लोग कहाँ हैं? कल एक फौज का जवान सर पे पत्थर खा करके मारा गया, एक लफ्ज भी उसकी मजम्मत में नहीं आया। और इस तरह के अपॉलोजेटिक बयान दिए जाते हैं कि आदमी खौफजदा हो जाता है कि साहब ये तो ऐसा लग रहा है कि जो जवान मारा गया वो खुद ही कसूरवार है, मानो कि उसने खुद ही सर पे अपने पत्थर उठा के मारा और इसलिए वही जिम्मेवार है। इस तरह के बयान आ रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? कहां की तहजीब है? मुझे लगता नहीं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी ममालिक में इस तरह की इजाजत दी जा सकती है। ये 30-40 बरस जो लोगों को ठगने का काम किया है खानदानी राज को बढ़ावा देने के लिए, अब कश्मीर के अवाम इससे दो चार हो गए हैं, इसको समझने लग गए। लेकिन आप मानते हैं क्या स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो उससे एक कदम आगे बढ़ के कहूंगा, स्टोन पेल्टर के खिलाफ तो होनी ही चाहिए। अगर जिस जवान के सर पर पत्थर लगता है उसको पत्थर मारने वाला जिम्मेवार कातिल नहीं है क्या? तभी तो मैं ये सवाल कर रहा हूं। ये लोग तो इस तरह से बोल रहे हैं कि जैसे जिस जवान की मौत हुई है वो खुद ही जिम्मेवार है, उसने खुद ही पत्थर मारा था। साथ ही साथ सिर्फ पत्थरबाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं आपकी बात में बात जोड़ते हुए बेबाक ये कहूंगा, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस मेंटेन किए हुए हैं। इनकी चुप्पी से ही हौसला अफजाई होती है पत्थरबाजों की, और ये जो अपॉलोजेटिक बयान देते हैं उससे हौसला अफजाई होती है। जब हम मानते हैं कि दहशतगर्द को बढ़ावा देने वाला भी कसूरवार है, तो हम क्यों नहीं इस बात को कबूल करते कि जो पत्थरबाजी को बढ़ावा देता है अपनी गलत बयानबाजी की तरह से, या अपनी धोखाधड़ी की बयानबाजी की तरह से, या अपनी क्रिमिनल साइलेंस की वजह से, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पर्चा उसके खिलाफ भी लगना चाहिए।
सर बात करें 2019 चुनाव आने ही वाले हैं, लेकिन अब तक महागठबंधन की शेप तैयार नहीं हो पाई है और साथ ही साथ ये बयान भी सामने आया है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस एक नेता की तरफ से, कि राहुल गांधी उनका प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है। कैसे देखते हैं? अब ये महागठबंधन इतना महान हो चुका है कि इसका आकार कहां है, इसका उत्तर पश्चिम दक्षिण कहां है, वही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यकीनन ये उन लोगों की गठजोड़ है जो ये समझ चुके हैं कि मोदी जी का मुकाबला वो नहीं कर सकते। हताश होकर के वो इकट्ठा भी आना भी चाहते हैं लेकिन आ भी नहीं सकते। जैसा कहते हैं कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये मोदी जी का मुकाबला करना चाह रहे हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कैसे करें, क्योंकि लोगों ने इतनी मकबूलियत मोदी जी की है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उससे ये परेशान हो गए। और जब ये साथ आते हैं तो महज एक एम्बिशन इनको साथ ला रही है, और जो भी साथ आ रहे हैं वो सबके सब प्रधानमंत्री और वजीर आजम बनने के लिए साथ आ रहे हैं। तो ये महागठबंधन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये महागठबंधन ऑफ एस्पिरेंट प्राइम मिनिस्टर्स है। तो बेहतर ये होगा कि इसे महागठबंधन ऑफ प्राइम मिनिस्टीरियल एस्पिरेंट्स कहा जाए। और इसलिए देश का अवाम, और हम ये ना भूलें कि आज 70% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी नौजवानों की है, और वो तर्क पर जाते हैं, वो अपने माता पिता की बात पे भी बहलावे में नहीं आते, और इसलिए उनको ठगना आसान नहीं। 2019 की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव के अगर हम देखें 2014 के चुनाव में तो पॉपुलैरिटी बहुत थी पीएम मोदी की, और इस बार जो चुनाव है किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा 2019 का चुनाव? 2019 का भी हमने बुनियादी तौर पर 2 ही मुद्दों पर लड़ा था। एक तो विकास, डेवलपमेंट, तरक्की, और दूसरा करप्शन फ्री निजाम। आज आप देखिए, पहली बार मुझे लगता है कि किसी भी मुल्क की तारीख में ऐसा हुआ होगा, 5 साल गुजरने के बाद भी मोदी जी की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का, रिश्वतखोरी का कोई इल्जाम नहीं है। आज भी जो घोटाले खुल रहे हैं पिछली सरकार के खुल रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, रोज टीवी पे चल रहा है। आमतौर से तो ऐसा होता है कि सरकार में बैठे लोग हैं उनके ऊपर रिश्वतखोरी का इल्जाम आता है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम आता है। यहां पिछली सरकार का आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जिस अहद को लेकर के मोदी सरकार ने जिम्मेवारी संभाली थी, उस अहद पर पूरे होने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। और साथ ही साथ जिस तरह से विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो सबके सामने है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्थायी गवर्नमेंट, एक डिसाइसिव गवर्नमेंट, एक इफेक्टिव गवर्नमेंट जो मोदी जी देने में कामयाब रहे हैं पिछले 5 वर्षों में, देश का नौजवान उसकी अहमियत को समझ रहा है, क्योंकि देश के नौजवान को लग रहा है कि इसी में उसके लिए मुस्तकबिल के लिए उसके पास मौके नसीब होने वाले हैं। सर बात करें सबरीमाला की, तो इसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है। कल जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी कल केरल में थे, उन्होंने एक बयान भी दिया है। लेकिन अब विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो ट्रिपल तलाक का सपोर्ट करती है बीजेपी, लेकिन जब सबरीमाला में महिलाओं के जाने की बात होती है किसी भी एज ग्रुप में तो उसकी मुखालफत होती है। इस तरह का इल्जाम लगा रही है विपक्ष। देखिए, इसमें मैं बहुत ज़्यादा तफसील में जाना ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि सरकार का हिस्सा होने के नाते, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी का मामला है। लेकिन हाँ, एक ये व्यू पॉइंट तो है कि राइट टू इक्वलिटी का फेथ के साथ कैसा ताल्लुक है, और इसका सिलेक्टिव इस्तेमाल तो नहीं होता, जिसका काफ़ी दानिशरों ने भी लिखा है। बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, तब भी उन्होंने कहा है कि अगर आप कल को मान लीजिए कि अब जैसे मेरी जिस बिरादरी से मेरा ताल्लुक है, राजपूत बिरादरी, वहाँ पर अगर किसी कोई फौत हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, तो उसके जनाजे में खवातीन नहीं जाती, मर्द जाते हैं। खवातीन आधे रास्ते तक जाकर के अपना स्नान नहाना करके वापस, ये उनका एक विश्वास है, एक उनका एक तरीका है, एक रिवायत है जो बरसों से, सदियों से, कई पीढ़ियों से चली आ रही है। अब कोई उठ करके कह दे कि साहब ये इक्वालिटी का हनन हुआ है तो खवातीन को भी जाने दिया जाए, तो अनेकों सवाल खड़े होंगे। तो एक पहलू डिबेट का है, और जो अध्यक्ष जी ने कहा है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सोच है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
सीबीआई वर्सेस सीबीआई, इसको लेकर, इस विवाद को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि इसमें जल्दबाजी दिखाई गई, आधी रात को ऑर्डर जारी किया गया। तो आप मानते हैं इस पूरे विवाद के चलते सीबीआई की छवि को नुकसान पहुंचा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे टिप्पणी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा मुझे इस पर तबसरा नहीं करना। वजह ये कि ये कचहरी में है। दूसरी बात, बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब रात को ऑर्डर क्यों हुआ। ये उन लोगों की सोच है जिन्होंने उन सरकारों की आदत पड़ी है जो सिर्फ 10 से 4 काम करती थी। अभी उनको ये समझ नहीं आया, ये मोदी सरकार है, ये 24 घंटे काम करती, 24/7। यहां अनेकों फैसले रात को होते हैं। अब ये हर फैसला, इसका मतलब है कि जो फैसला रात को हो उसे नकार दिया जाए। ये 24 घंटे काम करने वाली सरकार है, किसी को एतराज है क्या? देश के अवाम इससे मुतमईन है। सिर्फ एक कुछ दूसरी पार्टियों के लोग हैं जिनको ये बात गवारा नहीं है। और बाकी रहा सीबीआई का ताल्लुक, जैसे अरुण जेटली साहब ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को बयान किया था कि सीबीआई की इंटेग्रिटी को कायम रखने के लिए ही वो फैसला किया गया जो किया गया। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने एक मार्च भी किया था हाल ही में, आपको पता होगा, सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर, और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक रफाल डील से है। अब देखिए, जिस बात का कोई आधार नहीं, बुनियाद नहीं, प्रमाण नहीं, सबूत नहीं, उसके ऊपर बात करने का कोई, रफेल का जहां तक ताल्लुक है, अनेकों बार ये बात वाज़ेह हो चुकी है। लेकिन बहुत बार कह देने से अगर राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई नेता इसमें कामयाब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हम गुजरात में थे, मैं भी वहां पर चुनाव के वक्त था। राहुल गांधी 3 दिन के अंदर 5 मंदिरों में होकर के आए। लोगों की सोच को इतनी आसानी से बदलना आज के दौर में शायद मुमकिन ना हो, जहां के 70% से ज्यादा आबादी नौजवानों की है। नौजवान वेल कनेक्टेड है, उसकी जेब में सारी इंफॉर्मेशन है, उसके मोबाइल में सारी इंफॉर्मेशन है। आपने क्या कहा या मैं क्या कहा, वो इस बात से मुतमईन नहीं होता। जो मैं कह रहा हूं, मेरे कहते कहते मेरा 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 फिक्रा मुकम्मल होने से पहले ही वो अपने गूगल पर चेक करता है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और इसलिए शायद ये कांग्रेस के नेता कुछ ये भूल चुके हैं कि जो वो बोल रहे हैं उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसके सच और झूठ की तस्दीक हिंदुस्तान का नौजवान करने में कामयाब हो जाता है। एक आखिरी सवाल, 2022 तक भारत अपना पहला मून मिशन शुरू करने वाला है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी आपके पास ही है। वहीं पाकिस्तान ने भी कहा है कि वो भी 2022 तक अपना मून मिशन शुरू कर रहे हैं। तो क्या चांद तक पहुंचने की रेस छिड़ गई है दोनों देशों के बीच में? नहीं, देखिए, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी अहमियत वाली बात यह है कि हिंदुस्तान का स्पेस का प्रोग्राम दूसरे मुल्कों के मुकाबले में काफ़ी बाद में शुरू हुआ। अमेरिका के मुकाबले में, रूस के मुकाबले लगभग 10-20 साल जी। लेकिन उससे भी ज़्यादा जिस बात की अहमियत है वो ये कि हालांकि, और ये पहला हमारा मून मिशन पहला नहीं है, हमारा चंद्रयान 1 पहले होके आया है जी। भले ही पाकिस्तान या दूसरे मुल्क जो भी कहते हों, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गौरतलब बात है वो ये कि भले ही अमेरिका ने सबसे पहली बार इंसान उतारा था चांद की धरती पर, चांद की सरजमीन पर 1969 के लगभग। उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। उतर करके कुछ कदम उसने ज़मीन पर चले भी और एक बड़ा तारीखी बयान दिया था कि 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट बिग स्टेप फॉर मैनकाइंड। लेकिन उसके बाद ये हिंदुस्तान का चंद्रयान था जो चांद के इर्दो गिर्द घूम कर आया और वापस आके दुनिया को बताया कि शायद अभी तक आपको इस बात की जानकारी नहीं, चांद की सतह पर पानी भी मौजूद है। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि अमेरिका ने इंसान तो उतारा लेकिन पानी उसको नहीं दिखा, पानी हमारे ही एक यान को दिखा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए एक फ़ख्र की बात यह है, और उसके लिए हमारे सियासतदान भी मुबारक के हकदार हैं। और ख़ासतौर से पिछले 4-5 सालों में वज़ीर आज़म मोदी ने जिस तरह से उनको एक हौसला अफजाई दी है, आज स्पेस हमारे घर घर में पहुंच गया है, चाहे रेलवेज़ के ज़रिए, चाहे स्मार्ट सिटीज़ के ज़रिए, चाहे हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड के ज़रिए। आज ये सूरत हाल है कि हिंदुस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे अव्वल तरीन मुल्कों में उसकी शनाख्त की जाती है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ हमारा
ह्यूमन मिशन भी जाएगा, जिसमें 3 हमारे कोशिश ये है, जिस तरह का मंसूबा है कि 3 हमारे साइंटिस्ट रहेंगे, एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे जो उसमें सफ़र करेंगे। तो फर्स्ट ह्यूमन मिशन जो इंडिजिनस होगा। वैसे तो हिंदुस्तानी पहले भी रहे हैं स्पेस में, उन्होंने पहले भी सफ़र किया है, लेकिन पाकिस्तान का सेम टाइम पे ये प्रोजेक्ट शुरू करना तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही नहीं, दूसरे मुल्क भी जहां तक हिंदुस्तान की स्पेस एप्लीकेशन का ताल्लुक है बहुत पीछे है। आज जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तान में स्पेस हैज एंटर्ड एवरी हाउस होल्ड। जी, आप इस वक्त जब मेरे साथ बैठे हैं तो और आप अपने मोबाइल पर ये सारी बातें डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके स्टूडियो तक पहुंचे, तो इसमें भी हमारी स्पेस का ही हाल है। इस तरह का हमारा IRNSS, इस तरह का हमारा नेविगेशन सेटअप है, इस तरह का हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और मोदी जी की हिदायत पर जो साउथ एशिया सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था आज से 1-1.5 बरस पहले, जी, जिसमें बड़े सगीर के मुल्क तो ही है, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं हुआ था, लेकिन बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, उसके अलावा भूटान है, अफगानिस्तान है। हमारे सिग्नल्स उनके काम आ रहे हैं। हमारा जो मार्स मिशन है, जो अब लगभग 4 बरस पूरे करने लगा, उसके जो भेजी गई तस्वीरें हैं वो नासा के इस्तेमाल में आ रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान का स्पेस प्रोग्राम और उसके जो कंक्लूजन्स और इनपुट्स हमें वसूल हो रहे हैं, उनका फायदा और उनका इस्तेमाल नासा, जो सबसे पहला सेंटर है दुनिया का, वो इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उस लिहाज से किसी और मुल्क ने क्या किया उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। भारत बहुत जल्दी विश्वमूर्ति तो बनेगा ही, जैसा कि हम देख रहे हैं, लेकिन जहां तक स्पेस टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, हम पहले ही विश्वमूर्ति बन चुके हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क।